आज मुस्लिम समाज शिक्षा से अछूता है, मुख्य धारा से पिछड़ गया है। जो मुस्लिम लीडरशिप रही, पहली बात तो लीडरशिप रही नहीं हिंदुस्तान में, और जो कुछ लीडरशिप रही भी वो ठीक तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाए। अंग्रेजों को जो है इसकी भनक लगती है और अंग्रेजों को कोई चीज़ छुप तो सकती नहीं। तो उसके बाद उसमें जो कत्लेआम किया है हिंदुस्तान के उलेमाओं का, तो आप यकीन मानिए कि सहारनपुर से लेके और मेरठ तक पेड़ों पे उलेमाओं के सर कटे हुए टंगे हुए मिले हैं। जो जिन लोगों का आज़ादी की लड़ाई में कोई एक पैसे का योगदान नहीं है, वो लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का। आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, उसी नाथूराम गोडसे के भाई ने कुछ टाइम बाद ये एक्सेप्ट किया कि हमारे रिश्ते जो है वो बहुत गहरे हैं आरएसएस से। टू नेशन थ्योरी की जब आवाज़ उठी तो हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लोगों ने उस पर सहमति दिखाई कि धर्म के आधार पे जो है देश का बंटवारा हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और जिन्ना। आज़ादी के 79th इंडिपेंडेंट डे पर आज हम मंच साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मुकीम कुरैशी जी के साथ, जो कि किफ़ायत फर्नीचर के मालिक भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। उत्तराखंड के मूलभूत निवासी हैं और आम आदमी पार्टी से भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन आज का विषय जो है वो कुछ आज़ादी की उन बातों को लेकर है, उन सवाल जवाबों को लेकर है, जिसको लेकर हमेशा पिछले कुछ सालों से कुछ इस तरीके के सवाल जवाब आपने अपने इर्द गिर्द सुने होंगे, जिनके जवाब देने के लिए आज मुकीम कुरैशी जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको आज़ादी के ये 79वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मुकीम भाई, और आपने कीमती समय दिया और आपने कोशिश की कि मेरे साथ मंच साझा कर ले, उसके लिए भी आपको बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो एक आज़ाद भारत के हर नागरिक के लिए हर्षोल्लास का जो है वो दिन है। और चूँकि आज ही के दिन 1947 में खुली फिजाओं में सांस ली थी भारतवर्ष के हर व्यक्ति ने, तो उस क्षण का, उस पल का एहसास ही जो है वो हर्षोल्लासित कर देता है मन को, ऐसा मुझे लगता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मन से कि आपने वक्त दिया और आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मैं बहुत टाइम से आपसे मतलब मेरा खासी इच्छा थी कि मैं किसी दिन आपके साथ किसी टॉपिक पर बैठूं, लेकिन आज मुझे वाकई में लगता था कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए जो इन सब चीज़ों पर बातें करे। खाली थोड़े मुद्दे कई बार सेंसिटिव हो जाते हैं उस मामले को भी लेकर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर लोग बैठना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद है। और मैं कई बार ऐसी बात करता हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे एजुकेशन पे कभी कोई बात करना नहीं चाहता, हॉस्पिटैलिटी पे बात नहीं करना चाहता है। नेता तो खैर खासे लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं, लेकिन जिन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो भी इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। जैसे आपने आज़ादी की बात कही कि खुली फिजाओं पर सांस लेने की, ये हमारा पहला दिन था आज के दिन, आज से ठीक है 1947 में जब हमें आज़ादी मिली। तो लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से लगातार एक चीज़ें देख रहा हूँ कि जिस तरीके से, मैं साफ तौर पे कह दूं कि पिछले कुछ टाइम से फिज़ाएँ, जैसे कहते हैं कौमी गुलदस्ता, मैंने हर जगह एक शब्द सुना है। और उसी कौमी गुलदस्ते के अगर मैं कह दूं कि 2 रूप हम बैठे हुए हैं, मैं एक हूं और एक आप हैं, ठीक है। और हमारे बीच में एक लंबी सी थोड़ी सी लाइन मुझे खिंचती हुई नज़र आती है बार बार, और इस लाइन को लेकर अक्सर राजनीति गर्मा जाती है। और मुझे ये कहते हुए भी कोई गुरेज नहीं है मुकीम भाई कि आज की डेट में राजनीति की परिपाटी जो है वो हम दोनों के बीच में वो लाइन ही रह गई। इतने साल के बाद क्या आज़ादी इस चीज़ के लिए ली गई थी? मुकीम कुरैशी का इसमें क्या कहना है? एक्चुअली ये आपके 2 सवाल हो गए एक साथ, तो मैं एक एक करके आपको उसका जवाब देना चाहूँगा। लंबी बात होने वाली आज नहीं, विषय ऐसा है कि लंबी होनी भी चाहिए। आज़ादी हर उस व्यक्ति का सपना होता है जो आज़ाद नहीं होता। आज़ादी हर उस व्यक्ति का सपना होता है जो आज़ाद नहीं। आप यूँ समझिए कि अगर कोई जेल भी काट रहा है तो उसका पहला सपना ये होता है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। और हिंदुस्तान का उस वक्त का समय मन सिहर जाता है उस समय सोच के कि उस समय जो बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिए वो कितने बिकट रहे होंगे, कैसी परिस्थितियां रही होंगी कि जब
हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की आवाम के पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। वो वक्त वो था, वो हमारे भारतवर्ष का वो गरीबी का वक्त था कि चूँकि गांधी जी की ज़िंदगी को हमने पढ़ा है, महात्मा गांधी जी की, तो वो एक्चुअली पूर्ण रूप से कपड़े नहीं पहनते थे। कपड़े वो होने एक धोती में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो उनकी जीवनी को हमने पढ़ा, तब हमें एहसास हुआ। पहले तो हम सोचते थे, जब तक उनकी जीवनी को नहीं पढ़ा था तब तक हम सोचते थे कि शायद कोई और कारण रहा होगा, कोई धार्मिक कारण होगा, मगर वास्तविकता ये है कि उनकी जीवनी को पढ़ के ये एहसास हुआ कि वो पूर्ण रूप से कपड़े इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि भारतवर्ष उस समय अधिकांश भारतवासियों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। तो उनका प्रण था कि मैंने भारत को सक्षम बनाना है। आज़ादी बड़ी यातनाएं सह के और बड़ी कुर्बानियाँ दे के और बड़ी जद्दोजहद के बाद कुर्बानी मिली है। कुर्बानी आसानी से नहीं मिली। जो शहादतें हुई हैं आज़ादी के दौरान, जो 1857 के गदर में जो शहादतें हुई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग देश पे कुर्बान हुए हैं, वो उनकी गिनती भी करना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। वो इतिहास में दर्ज है। और एक बहुत सुनहरे भारत का सपना देखा था हमारे देश की लीडरशिप ने जब देश आज़ाद हुआ तब, कि हमने एक ऐसा भारतवर्ष बनाना है जो लोकतंत्र के लिए सारी दुनिया में पहचाना जाए, और ऐसा लोकतंत्र स्थापित हो कि जिसमें धर्म के आधार पे किसी की पहचान ना हो, धर्म के आधार पर राष्ट्र की पहचान ना हो। ऐसा भारतवर्ष का निर्माण और विकसित भारतवर्ष का निर्माण, ये सपना सजोए हमारे देश की लीडरशिप ने आज़ादी हासिल की, और उस पर वो अग्रसर भी रहे, उस पर काम भी किया, और उसके बाद आज आप और हम बैठे हैं। आज क्या राजनीति की दशा है वो किसी से छुपी नहीं। मैं फिर उसी बात पे आता था कि जैसे आपने कहा ना कि एक परिपाटी एक रची गई थी, कि बात की गई थी कि एक ऐसे भारत का कौमी गुलदस्ता की बात करेंगे। तो मैं और मुकीम कुरैशी आज दो आदमी हैं, और फिर मैं कहूँ कि मेरे लिए खुद को देशभक्त कहना आसान है और हिंदुस्तानी कहना एक आसान बात है। मुकीम कुरैशी को ये सब बातें, ये दूसरा वाला सवाल था आपका, इसका जवाब मैंने देना था, फिर आप नहीं मैं कहता हूँ मुकीम कुरैशी को आज ये बातें साबित करनी पड़ेगी, और मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किलातें के बाद साबित करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप एक्चुअली क्या है, यहाँ 32 वर्ष तो हमें यहाँ रुद्रपुर में हो गए। उससे पहले हमारा ये गदरपुर के पास हमारा गांव है झगड़पुरी। वहाँ हम आज़ादी के समय से हमारा परिवार वहाँ रहता आया। हम स्थायी हैं उत्तराखंड के। और हम जब 8-10 साल की हमारी उम्र होती थी तो हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम सभी तरीके के लोग थे। तो हम 8-10 साल की जब हमारी उम्र होती थी, उस दौरान हमारे गांव में रामलीला होती थी। तो रामलीला की व्यवस्था 8-10 साल की उम्र में कुर्सियाँ बिछाना, टेंट लगाना, यहाँ तक है कि उसमें कलाकारी, जो कलाकार होते हैं, रामायण जो प्रदर्शित होती है तो उसमें कलाकार के रूप में काम करना, ये हमारी 15-20 लड़कों की एक टोली थी, और जिसमें तकरीबन आधे मुस्लिम थे, और एक साथ खाना पीना उठना बैठना। ये उस समय, मैं आज से आपको ले गया हूँ 35 वर्ष पहले है या 40 वर्ष पहले, ये स्थिति थी। और ये खासकर ये हमारा एरिया तराई, ये तो कौमी एकता का गुलदस्ता रहा। यहाँ कभी फसाद नहीं हुआ। पार्टीशन के समय यहाँ फसाद नहीं हुआ। 2002 में जब तमाम भारत में दंगे हो रहे थे तब इस क्षेत्र में कोई फसाद, कोई विवाद नहीं हुआ। मगर फ़िलहाल मैं कुछ गर्मी आई है, मगर मैं इसके साथ एक बात आपको कहूँ कि ये बात ठीक है कि आज बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क हुआ है, मगर नफ़रत स्थायी नहीं होती। नफ़रत स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, और मोहब्बत जो है वो स्थायी होती है। तो कुछ टाइम के लिए ये ज़रूर है कि माहौल गर्म हुआ है और कुछ चीज़ों में फ़र्क हुआ है। क्योंकि मैं एक्चुअली उत्तरांचल दर्पण वाले मेरे पड़ोसी यहाँ रहे हैं रविंद्र नगर, और मैं वहाँ 22 वर्ष, मैं एक अकेला मुस्लिम व्यक्ति 22 वर्ष अपने परिवार के साथ मैं वहाँ रहा हूँ।
और सभी से मेरा मेल जोल, उठना बैठना, तो तब भी ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ, ना मेरे पड़ोसियों को हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, और कहीं ना कहीं नफ़रत पे मोहब्बत हावी होगी, और ये जो थोड़ा सा माहौल बना है ये भी जल्दी इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए, आपकी उम्मीद बरकरार है, लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे आज़ादी है मेरी नज़र में, और मैं कहता हूँ राष्ट्रीय पर्व है हमारे लिए, और लेकिन ये केवल सेलिब्रेट करने का तक सीमित नहीं है। मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन ये है मुकीम भाई कि अगर मैं आज 15 अगस्त कहूँ तो केवल 15 अगस्त इस चीज़ के लिए नहीं कि मैं अपनी गाड़ी के आगे झंडा लगा दूँ, मैं अपने स्टेटस पे लिख दूँ, ठीक है, और या मैं 2-4 कोई मैं मीम्स बना के डाल दूँ, ये सब चीज़ नहीं है। ये बहुत एक सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। सेम वैसी जैसे धर्म है, धर्म केवल मुझे ऐसा लगता है मानने का विषय नहीं, धर्म को जानना पड़ता है, ठीक है। और धर्म को जानने के लिए कि आपको उस चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो अब आज़ादी भी वैसी ही बात होगी। अगर हम बात करते हैं कि भाई आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज हमने 79 से इंडिपेंडेंट डे बनाया है अपना, और इसमें ज़ोर ज़ोर से मैं नारे लगाता हूँ भारत माता की जय, और उसके बाद कल से फिर मैं अपने उसी रंग ढंग में रम जाऊँ। फिर मैं 26 जनवरी को जागूंगा, फिर अगली बार 15 अगस्त को जागूंगा। तो क्या आज़ादी केवल यही थी, या फिर आप बजाय इसके कि लोगों को पता चले कि आज़ादी मिली कैसे थी, इसमें क्या क्या, इसमें किस किस का योगदान रहा? क्योंकि इतिहास जो है, मैं बात करूं, अगर इतिहास की बात करूं तो जो इतिहास हमने पढ़ा है, ठीक है, मेरी और आपकी उम्र में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, आप थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं हमसे, और जो इतिहास हमने पढ़ा है और जो आज की डेट में मंच से जो इतिहास बोला जाता है, ये 2 अलग अलग भी चीज़ें हैं, और इन दोनों चीज़ों में खासा फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों में इतना खासा फ़र्क है कि आपने कहा है कि आप रामलीला में किरदार करते थे, उस एक पार्ट होते थे, और आज मुकीम कुरैशी को अगर उस रामलीला पे जाके खड़ा होना पड़ जाए तो सवाल जवाब बहुत सारे हो जाएंगे। शायद हो सकता है वही साथी आपके पे सवाल करते। तो जो इतिहास हमने पढ़ा है, या तो वो गलत था, या जो हमें आज पढ़ाया जा रहा है वो गलत था। इस मामले में मुकीम कुरैशी का क्या कहना है? नहीं, सवाल आपका वाजिब है। चीज़ें बदली हैं, बहुत ज़्यादा बदली, और चीज़ें बदली हैं, और बदलाव प्रकृति का नियम है। हाँ। तो चीज़ें बदली हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और खुले अल्फाजों में अगर कहा जाए तो नफ़रत मौजूदा समय में हावी है, मगर मैं फिर वहीं आऊँगा कि ये अस्थाई है, स्थाई नहीं है। मोहब्बत तो स्थाई हो सकती है, नफ़रत स्थाई नहीं हो सकती। नहीं, तो आप फिर वही बात ये चीज़ें बदलेंगी, ये प्रकृति का नियम है, चीज़ें बदलेंगी, और सभी धर्मों के लोग हम मिलजुल के रहते आए हैं, और ये तराई इसी नाम से पहचानी भी जाती है। तो जो चीज़ें हैं यहाँ और देश में, बहुत जल्दी बदलाव होगा, और चीज़ें जो हैं वो फिर हम वैसे ही भारत देखेंगे कि जो है वो सर्वधर्म समभाव, और सब धर्मों के लोग मिलजुल के अपने देश को आगे बढ़ाने का वो एजेंडा लेके चलेंगे, जिसके सपने आज़ादी के समय हमारे क्रांतिकारियों ने देखे थे। मुझे ऐसी उम्मीद है, और जल्दी ऐसा होगा। नहीं, जल्दी ऐसा होगा ये तो अभी भविष्य की करना है, लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ, वो जो इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ। इतिहास में तो आप जाएंगे तो इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ों पर मंथन करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आज़ादी जिस तरीके से हम आज मना रहे हैं, उसके साथ उस पर चिंतन भी करने की ज़रूरत है कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब हमारी स्थिति क्या थी, और आज़ादी के बाद हम कितना अचीव कर पाए अपने आप को, और आज़ादी हमें मिली कैसे। जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज़ादी मिली कैसे। जी, देखिए, सवाल थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा सा ठीक कर दूं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं। आज मुस्लिम समाज शिक्षा से अछूता है, कहीं दूर है, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य धारा से पिछड़ गया है। उसे मुस्लिम समाज को शिक्षा से दूर होने की वजह से उसे देश की आज़ादी में देश के मुसलमानों का क्या योगदान रहा, ये इतिहास में समझता हूँ कि 1% भी मुसलमानों को पता नहीं है। वजह शिक्षा। अगर शिक्षित होते तो इतिहास तो तभी पढ़ पाएंगे जब शिक्षित होंगे ना।
शिक्षित ना होने की वजह क्या है? शिक्षित होने की वजह सिर्फ ये है कि जो मुस्लिम लीडरशिप रही, पहली बात तो लीडरशिप रही नहीं हिंदुस्तान में, और जो कुछ लीडरशिप रही भी वो ठीक तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाए, और शिक्षा को लेकर वो जन जागृति नहीं चल पाई, और शिक्षा को लेकर के सरकार के रवैये तो ढुलमुल रहे हैं, चाहे भले ही वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो। अब फिलहाल में भी देखिए आपके बहुत हज़ारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। हाँ, ये बड़ी तो विडंबना है। शिक्षा को लेकर बजट सरकार बढ़ा नहीं रही। मगर मेरा मानना ये है कि बाकी समाजों को देखें तो मुस्लिम समाज ज़रूरत से ज़्यादा पिछड़ गया है शिक्षा में, ऐसा मैं समझता हूँ। वाजिब। हाँ, तो वो उसका रीज़न ये है कि वो एक तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि जो है एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। जो आदमी एक 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है वो कैसे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा? वो तो या तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकता है या मदरसे में पढ़ा सकता है। मदरसों की स्थिति ये हो गई है कि मदरसे तो जिस दिन चाहे सरकार उस दिन सील कर दे रही है। देखिए, अब ये वही बात वहीं आ रही है कि अब सरकार जो है वो संजीदा नहीं है इसे लेके। मैं तो ये मानता हूँ कि शरीर का अगर एक अंग काम करना बंद कर दे तो कंप्लीट आदमी नहीं होता, आदमी कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो चारों हाथ पैर हैं, ये इन्हें एक तरीके से सभी धर्म समझिए आप। अगर आपका एक साइड का पजामा एक साइड से फटा हो तो वो मैं समझता हूँ शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा और वो प्रदर्शित भी नक्शे में अच्छा नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है कि सभी धर्मों के लोग जब मिलजुल के देश के लिए काम करेंगे, तो अगर कहीं मुस्लिम समाज पिछड़ गया है तो उसे मुख्य धारा में लाना सरकार का काम है। सरकार को संजीदा होके उस जो है उस पर काम करना चाहिए। उनको शिक्षित करने के लिए सरकार को जो है वो योजनाएं इस तरीके की बनानी चाहिए कि जिससे वो मुख्य धारा में आएँ और जो है वो देश हमारा प्रगति करे। लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि जिस मुस्लिम समुदाय की आज बात को हम लेके बैठे हैं, मैंने कहा ना कि हम दो लोग हो गए और दो अलग अलग विचारधारा से हो गए। ठीक है, ये विचारधारा राजनीति ने परिपाटी हमारी तय करी है कि राजनीति ने हमें सिखा दिया है कि हम दो अलग लोग हैं और हमारी बिल्कुल विचारधारा अलग है, हमारी लड़ाई एक है, हमारा मकसद एक है, हमारे नीचे से लेकर सिरे तक ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति में फिर सरकार कैसे करके सोच पाएगी आप, जबकि मुझे पहले दिन ये सिखा दिया गया है कि मैं आपसे अलग हूँ। मौजूदा सरकार से तो ये सवाल करना बेईमानी होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार तो मुझे संजीदा इस विषय में लगती नहीं, जो मैं आपको खुले अल्फाजों में बात कहूँ। चूँकि बीते हुए तीसरा कार्यकाल है मौजूदा सरकार का, तो बीते हुए समय में कोई भी योजना, पहले ऐसा होता था कि मदरसों के लिए कुछ ग्रांट आती थी, वो सरकार जब से ये आई है तो इसने वो बंद कर दी, तो जिसकी वजह से अधिकांश मदरसे तो वैसे बंद हो गए, कुछ को सरकार खुद बंद कर दे रही है। तो अब वो जो गरीब बच्चा है, जो जिसके पास जो है वो साधन नहीं है, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ नहीं सकता, वो क्या करेगा अगर अनपढ़ नहीं रहेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार संजीदा नहीं है इस पे, और सरकार ये चाहती है कि ना पढ़ें वो। तो मुकीम भाई, मैं उसी सवाल पे आ गया हूँ। चर्चा का विषय था कि मुस्लिम समाज का आज़ादी में कितना योगदान है, कैसे, क्यों और क्या रहा है, और जो लगातार बातें वाद विवाद खड़े हो जाते हैं कुछ मुस्लिम लीडर को लेके, आज भी पुराने लीडरों को लेके। और मैं एक सीधा एक आरोप बताया, यूपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं, नरसिंहानंद जी, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम पर आरोप लगा दिए थे। एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, कि वो पाकिस्तान के एजेंट थे, दलाल थे, उग्रवादी थे। मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ये अफजल गुरु की जमानत, वो जो दया याचिका थी, कांग्रेस जैसी सेकुलर सरकार ने भी नहीं भेजी। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की माँ और पत्नी से जो है और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। तमाम चीज़ें उन्होंने उसके बारे में कह दी, और ये दोनों में से एक चीज़ गलत हो सकती है, या तो नरसिंहानंद गलत हो सकते हैं या एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इस तरीके के आरोप लग जाते हैं, और ये केवल इसलिए थे कि वो उनका नाम वो एक ऐसी धर्म से आते थे जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठते। तो फिर मैं वही बात जानना चाहता हूँ कि आज़ादी के बारे में मुस्लिम समाज का क्या योगदान है, इस मामले पे मुकीम कुरैशी का क्या स्टैंड है? अब वो आप बता रहे हैं, वो मेरे पास फुटेज है, वीडियो है, असीमानंद जी या जो भी शख्स रहे हों वो, तो अगर उन्होंने ऐसा बयान
APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में कहा है तो या तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या वो मानसिक दिवालिया है। उनको जीवनी APJ अब्दुल कलाम साहब की पता नहीं है। जिस आदमी के पास विरासत में किताबें मिली हों, कुछ संपत्ति ना मिली हो, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को एटम बम जैसी चीज़ दी हो, जिसको सारी दुनिया ने इज्जत रिस्पेक्ट दी हो, APJ अब्दुल कलाम साहब को, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हों, और उनके लिए अगर कोई शख्स ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे उनकी नहीं, मैं आलोचना खुद से करने होगी, मैं कह नहीं पाता हूँ कि आदमी बोलने से पहले कुछ तो सोचता होगा। अब मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोग पिछले कुछ सालों में ये सब चीज़ें बहुत आम नहीं हो गई। आपको लगता नहीं कि बहुत खुले आम थे, इस तरीके की बातें कह दी जाती हैं, हवा में छोड़ दी जाती है, जबकि हम ये जानते हैं कि इसका समाज पे इतना गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के लिए इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? ये जो होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि आपका सवाल जायज़ है, जो होड़ सी लगी हुई है लोगों में और इस तरीके के बयान आम हो गए। मुसलमानों को खुले मंच से गालियाँ देना और इस तरीके की बातें करना ये आम हो गई है। इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार तक ये बातें पहुंच नहीं रही? क्यों नहीं सरकार नहीं जानती? क्यों नहीं पहुँचती? बस इस पे चिंतन करने की जरूरत है। हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो आज नहीं, मैं आज़ादी को लेकर बात, आज़ादी को लेकर आपने कही। हाँ, बिल्कुल। मैं आज आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेट आपकी हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं विस्तार से आज आपसे इस विषय पे बात करूँगा। देखिए, मुस्लिम समाज का योगदान आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई कोई एक दिन में नहीं मिली। 1947 में देश आज़ाद हुआ है और जब से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तब से ही कहीं ना कहीं आवाज़ें उठना शुरू हो गई जी। और सबसे महत्वपूर्ण क्रांति आई। उनका जो गदर था वो महत्वपूर्ण था। बिल्कुल एग्जैक्ट। अलग अलग टोलियों में लोग जो है वो प्लानिंग करने लगे कि किस तरीके से इनसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म अंग्रेज़ हिंदुस्तान की आवाम पे कर रहे थे। मुस्लिम समाज के उलेमा, सारे हिंदुस्तान के उलेमा क्या होता है? उलेमा बोलते हैं हमारे यहाँ इमाम, कारी, जो विद्वान लोग हैं मुस्लिम धर्म के, उनको उलेमा बोलते हैं, जिनके ऊपर धर्म का जिम्मेदारी जी जी जी। तो हमारे मुस्लिम उलेमा, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का एरिया बड़ा होता था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बहुत बड़ा एरिया होता था। तो सारे हिंदुस्तान के उलेमाओं ने 1857 में मिल के एक तहरीक चलाई जिसका नाम रेशमी रुमाल तहरीक रखा। रेशमी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कभी इतिहास में जाएं और उसे पढ़ें। मुझे लग रहा है आज जी बहुत कुछ सीख मैं बिल्कुल जो है वो सब्जेक्ट पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपके सवाल बेहतर हैं। तो रेशमी रुमाल तहरीक का मकसद ये था कि उस समय कुछ मुस्लिम देश ऐसे थे जो थोड़ा ताकत में थे, बाकी तो खाड़ी देश तो इतने ताकत में नहीं थे। तो उन उलेमाओं ने, सारे हिंदुस्तान के उलेमाओं ने, जो हज़ारों की तादाद में थे, मिल के रेशमी रुमाल एक तहरीक चलाई। उस तहरीक का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के बाहर जो मुस्लिम मुल्क हैं उनसे मदद ली जाए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो वो उस समय वो क्या करते थे कि रेशमी रुमाल पे संदेश लिख के विदेश भेजते थे, बजाय कागज़ के। वो रेशमी रुमाल पे लिख के भेजते थे और वहाँ से फिर उसके जवाब आते थे। वो ऐसे भेजते थे कि मान लीजिए रुद्रपुर के उलेमा ने रामपुर वालों को वो रेशमी रुमाल पकड़ा दिया जी, और वो रामपुर वालों ने मुरादाबाद वालों को पकड़ा दिया। ऐसे करते करते वो आप समझिए कि दमिश्क तक, वहाँ तक जाता था और बहुत सारे मुल्कों में जाता था और वहाँ से मदद आती भी थी। उसको नाम दिया गया रेशमी रुमाल। वो उसमें सारे हिंदुस्तान के उलेमा शामिल थे। मौलाना किफ़ातुल्लाह कुरैशी उसकी अगुवाई कर रहे थे और उसमें बहुत सारे हिंदुस्तान के हमारे उलेमा शामिल थे। अंग्रेज़ों को जो है इसकी भनक लगती है और अंग्रेज़ों को कोई चीज़ छुप तो सकती नहीं। तो उसके बाद उन्होंने उसमें जो कत्लेआम किया है हिंदुस्तान के उलेमाओं का, तो आप यकीन मानिए कि सहारनपुर से लेके और मेरठ तक पेड़ों पे उलेमाओं के सर कटे हुए टंगे हुए मिले हैं अंग्रेज़ों के दौर में। 1857 में। वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि जिनको आप अगर याद भी कर लो तो आप सिहर जाओ। ऐसी कुर्बानी है उन उलेमाओं की कि एक उलेमा को तैयार होने में आप ये समझिए कि उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कंप्लीट जाके उलेमा
50 साल की उम्र तक वो पढ़ाई करता, तब जाके एक कंप्लीट उलेमा बनता है, जो हमारी इमामत करते हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं। और वो सारे हिंदुस्तान के, उनको वो नरसंहार अंग्रेज़ों ने किया कि मैं आपको जो है वो उसका बातों में बयां करना भी उसका मुमकिन नहीं है। आप बात समझिए, बेगम हजरत महल ने अपनी कुर्बानी दी देश की आज़ादी में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी कुर्बानी दी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी कुर्बानी देश की आज़ादी में दी, सर सैयद अहमद खान ने अपनी जो है वो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, बहादुर शाह जफ़र जो अछूते नहीं हैं, जिनके बेटों के सर काट के उनके सामने तस्तरी में पेश कर दिए गए, ये सब मुसलमानी तो थे। अशफाक उल्लाह खां, टीपू सुल्तान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हिंदुस्तान को, मौलाना शौकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह, आबिद हसन सैफरानी। आप यकीन मानिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि मुसलमानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी देश की आज़ादी में दी है। गदर में 1250 मुस्लिम खवातीनों ने अपनी देश के लिए कुर्बानी दी, जो अंग्रेज़ों से खुलेआम जिन्होंने लोहा लिया। इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। और आज वो लोग जो अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे, जिनका 1% कोई योगदान नहीं देश की आज़ादी में, वो लोग देश के मुसलमानों से जो है वो उनको सर्टिफिकेट देते हैं। मैं एक चीज़ कि आप मन जो है वो दुखी हो जाता है। मैं एक चीज़ बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, क्योंकि हम चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को स्टडी किया है। मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। जो जिन लोगों का आज़ादी की लड़ाई में कोई एक पैसे का योगदान नहीं है, वो लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का, है? आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। मैं इस बात को मजबूती के साथ आपके मंच पे कह रहा हूँ, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी लगातार कई बार नाथूराम कई बार इस मामले में बात अब आप सुनिए जी। मैं आपको जनसंघ की भूमिका उस समय की बता रहा हूँ कि जब नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की, तो जनसंघ ने उससे जो है वो अपने आप को अलग किया कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है। उसी के बाद उसी नाथूराम गोडसे के भाई ने कुछ टाइम बाद ये एक्सेप्ट किया कि हमारे रिश्ते जो है वो बहुत गहरे हैं आरएसएस से। तो चीज़ों को बदलना, घुमाना फिराना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। देश में आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए। देश की आज़ादी में सभी वर्गों ने अपने योगदान दिए हैं, सभी ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह हमारे फांसी पे झूले हैं, हमारी कितनी बेतहाशा हमारी कुर्बानियाँ जो है वो हमारे देश के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी हैं, तब जाके कहीं देश आज़ाद हुआ है, तभी हम आज बैठ भी पाए हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि तकलीफ़ तब होती है कि वो लोग जब सर्टिफिकेट देने लग जाएं देश की दूसरी सबसे बड़ी कौम को, जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई 1% भी कोई योगदान नहीं, वो लोग जो है वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कि साहब ये गद्दार है और ये हीरो है। आपके मन मुताबिक बात होगी तो आप देशभक्त हैं, आपके मन के मुताबिक बात नहीं होगी तो वो देशद्रोही है। इन बातों से मन व्यथित होता है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की भाषा होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और सरकार जो है, सरकार इसमें संजीदा हो। जो बीते हुए वक्त में हुआ उसको भूला जा सकता है, उन घावों को भरा जा सकता है, मगर सरकार उसमें संजीदा हो। मैं मुकीम भाई एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी। मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी जी बताएं। एक तो मुकीम कुरैशी दुखी बहुत हैं
नहीं, मैं थोड़ा सा भावुक जरूर हुआ हूँ, मगर मैं दुखी होने वाला आदमी नहीं हूँ। एक नाराज हूँ। नहीं, मैं नाराज भी नहीं होता। नाराज इसलिए कि आप स्टडी अच्छी करके बैठे हैं, ठीक, आपने बेहतर बातें बता दी। मैं वाजिब बातें कहता हूँ कि किसी इस बात से मतलब इतिहास को पढ़ा जा सकता है, इतिहास से सीखा जा सकता है, इतिहास दोहराने की आवश्यकता पड़ी है, वो उस दौर में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ आदमी इससे बात है कि हमारे पास क्या था, क्या है और क्या होगा पे बात हो ना, कि आगे का भविष्य कैसे सही होगा। कब तक आखिर बात इस चीज़ पे बात होती रहेगी कि हर बात के लिए नेहरू को दोष दिया जाएगा, हर बात केवल घूम फिर के हिंदू मुस्लिम पर आके टिक जाएगी, मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी, केवल इसी बात पे क्या देश चलेगा। अब ये अच्छा, मैं हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति सवाल आपका वाजिब है, मगर ये सत्ता पक्ष से हो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मैं सवाल वाजिब है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक वाक्या है, मैं चाहता हूँ इस पे अगर मुकीम कुरैशी कुछ है जानकारी तो बात है। 2 नेशन स्टोरी क्या है? 2 नेशन थ्योरी क्या जी। जो पाकिस्तान बना और जो पार्टीशन हुआ देश का, वो आप उस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं जी। देखिए, 2 नेशन थ्योरी की अगुवाई या समर्थन, हाँ। नहीं, मैं थोड़ा सा, चूँकि आप बेबाक चर्चा हैं तो मैं भी थोड़ा सा बेबाक की बात करूंगा, और मैं दिखावे लंबी जाने वाली है बात। मैं जितनी भी बात आपसे करूंगा जिम्मेदारी से कहूँगा, और मैं तर्क वाली बात करूंगा, तर्कहीन कोई अल्फाज मेरे होंगे नहीं, और जो बात कहूँगा मैं जिम्मेदारी से कहूँगा, कोई भी मुझसे उस पर जस्टिफिकेशन ले सकता है। 2 नेशन थ्योरी की जब आवाज़ उठी तो हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लोगों ने उस पर सहमति दिखाई, और अग्रसर थे वो चाहते थे कि धर्म के आधार पे जो है देश का बंटवारा हो। 3 लोग थे सिर्फ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर जी, मैं वीर नहीं कहता उन्हें, मैं सावरकर कहता हूँ, भले ही आप इत्तेफाकदार रखें, और जिन्ना, मैं उसको जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं कहता, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे नबी का नाम आता है तो मैं उसको जिन्ना ही बोलता हूँ, ये भी आप समझ लीजिए। इन 3 लोगों ने 2 नेशन थ्योरी की अगुवाई की, और ये उसके समर्थन में थे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे। आप समझिए, आप क्लियर कर दीजिए, मैंने तो पढ़ा हुआ है। समझिए जी। नहीं, देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नहीं, मेरा सवाल गलत हो गया, आपको पता ही होगा, मगर उनको गहराई से आप समझिए कि वो क्या लोग सुने और बढ़िया करके इस चीज़ को एक्चुअली रिसर्च करें। उस समय की जो भाजपा थी, उस समय की भाजपा ने मुस्लिम लीग के साथ मिल के सरकार बनाई थी बंगाल में, और आरएसएस ने नहीं, आरएसएस तो खुद राजनीतिक पार्टी नहीं है ना उस समय, जो भाजपा विचारधारा के लोग थे। हाँ, नहीं, क्योंकि भाजपा तो बहुत बाद में आई है। उसकी वो पहले जनसंघ थी ना। आप आरएसएस जो है वो राजनीतिक दल नहीं है, आज भी नहीं है, वो आज भी नहीं है। उस पर प्रतिबंध भी लगे हैं, 3 बार प्रतिबंध भी लगे आरएसएस। पॉइंट ये है कि जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 प्रदेशों में अपनी सरकार बनाई थी, बंगाल, सिंध, और एक दूसरा राज्य मैं शायद भूल रहा हूँ। और बंगाल में मुस्लिम लीग और जनसंघ की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। बड़ा सवाल है ये, और ये बेहद गंभीर संगीन आरोप भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बनाते मंत्री थे। सरकार बनाते और उसके मंत्री होते हैं जी, यस। और आज वही मुस्लिम आरोपी है, उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के अनुयायियों के द्वारा। अब ये 3 लोग जो हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सावरकर जी और जिन्ना, इन तीनों में कोई कांग्रेस का लीडर तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल है। ये दो तो आरएसएस या बीजेपी के समझ लीजिए आप, है, और तीसरे वो पाकिस्तान चले गए, तो वो पाकिस्तान ले गया, वो उनका बी पार्ट, वो बी पार्ट। तो मैं बहुत सारी बातें कुछ ऐसी है जो कहना उचित भी नहीं होगी। अब अगर वही लोग आज के दौर में आके, हैं, आफ्टर 79 ईयर्स, अब आके वो हमें अगर वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, तो ये तो बात जो है वो न्याय संगत नहीं होगी। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, और वाजिब आपका जवाब भी है, जिस तरीके से आपने बातें की। और मैं इस मामले में बात करता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ, शायद मेरी ऑडियंस भी मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन अब जो वाजिब बात चली तो वाजिब बात में बात करता हूँ। मैं जो जायज़ बात है उसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, उसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरा तो मतलब सिर्फ इतना सा है, वो मैं सॉरी आपकी बात बीच में रोक दी,
कि ये बात मैंने पहले भी कही आपसे कि नफ़रत जो है वो स्थायी नहीं है। ये माहौल गर्म ज़रूर हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये देश हमेशा से प्यार की माला में पिरोया हुआ है। नफ़रत यहाँ पे स्थायी नहीं हो सकती। ये बहुत प्यारा मुल्क है, पूरी दुनिया में मोहब्बत के लिए जाना जाता है, गांधी के नाम से पहचाना जाता है, राष्ट्रपिता के। ये गांधी का देश है। मैं एक बात और आपसे कहता हूँ जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कार्यकाल में रहते हुए आरएसएस बैन करवा दी थी। आज यही वो भाजपा है जो लगातार ये कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री होना था, जबकि वल्लभ भाई पटेल कब ख़त्म हुए हैं और कब चुनाव हुए हैं, ये वो वाली बात अलग है। अब ये तो क्या होता क्या नहीं होता, ये इस पे तो अगर हम कोई अगर बात करेंगे, नहीं मैं उस बात पे आ रहा तो हूँ। मैं इतना आपकी बात का एक अल्फाजों में मैं जवाब दे सकता हूँ कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो इनका अस्तित्व ही ना होता। हाँ, ये बात मैं आपसे बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता मैं वही कहता हूँ। हूँ। अगर वो ऐसा जवाब चाहते हैं तो मैं उस हिसाब से आपसे कह रहा हूँ। मैं वही बात तो क्योंकि उस समय के बाद का जो दौर रहा है और जो लीडरशिप रही है, उसने कभी आक्रामक होकर अग्रेसिव राजनीति नहीं की। मतलब विपक्ष भी आप ये समझिए कि तर्कहीन बात नहीं करता था, न्याय संगत बात करता था, और सरकार भी न्याय संगत बात करती थी। सवाल जवाब होते थे। और मैं तो बड़ा फैन हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। बिल्कुल हो सकता है कि आपको मेरी बात ये नहीं मैं वाजिब बातें करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे वो वाक्य है जो उन्होंने सदन में खड़े होकर ये कहा कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना चाहूँगा, वो मेरे दिल में छपी हुई। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ ऐसी लीडरशिप को। मैंने कई बार कहा है मुबीन भाई, मैंने इस बात को कई बार कहा है कि जो मौजूदा बेबाक और लाजवाब लीडरशिप और ऐसा नेता कि आप ये समझिए कि हम जितनी तारीफ करें वो बेहतर है। नहीं मैं वही बात करना चाहता हूँ कि मैंने कई बार इस बात को कहा है कि मौजूदा समय में जो भाजपा है ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली आइडियोलॉजी की भाजपा तो है नहीं। ये वो भाजपा तो मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि विचार पार्टी है क्या, पार्टी कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने विचार पे चलता है और विचारधारा पार्टी की स्थायी होती है। अब वो कुछ विचार ऐसे हैं कि उसमें माइनस प्लस होते रहते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी आज ही के दिन का सवाल है और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है जो आज ही पूछा जाना चाहिए। लाल किले से जब मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं, वो एक शब्द कहते हैं, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मेरे 130 करोड़ देशवासियों, आज 140 करोड़ देशवासियों जैसे भाषण देते हैं जब वो, या मेरे देशवासियों, जिस तरीके से बातें करते हैं भाई और बहनों, ये उनका अभिवादन का एक स्टाइल है, इस तरीके से देते हैं। तो जो वो 140 करोड़ जब वो बात कहते हैं तो उस 140 करोड़ में क्या मुस्लिम समुदाय आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो क्यों काउंट किया जाता है, और फिर अगर काउंट किया जाता है तो फिर इस तरीके से दरकिनार क्यों किया जा रहा है? ये सवाल वाजिब है या नहीं है? सवाल आपका बेहतर हो सकता है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। ये बात ठीक है, जब वो कहते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मगर वो ऐसे भी कहते हैं। वहाँ से कहना और यहाँ पर होने में बहुत फर्क है। वो मंच से ही ये बात भी मंच से कहते हैं और दूसरी बात भी मंच से कहते हैं कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आपकी एक भैंस खोल के इनको दे देंगे। तो इस तरीके की बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं बात को फिर से विभागी से कहने में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं संजीदा होने की ज़रूरत है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम एज ए प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हम उनकी बहुत इज्जत करते। नहीं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री एक चीज़ और पूछना, कहीं इज्जत में कोई कमी भी नहीं चाहते। अब इस सरकार के कार्यकाल में तो सदन के अंदर गाली गलौच हुई। बिदुड़ी जी ने क्या कहा उनको, वो एक मुस्लिम एमपी थे, तो बिदुड़ी जी एक तो दिल्ली ऐसे करके फिर वो जो साउथ दिल्ली से वो बिल्कुल मैं कहता हूँ जिस तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा तो कि आप तो खुलेआम मंचों से जो है वो खुलेआम मंचों से गालियां दी जाती। नहीं तो फिर ऐसे में कैसे करके तो लीडरशिप नहीं है ना, वो दौर वापस कैसे आएगा? वो दौर वापस कैसे आएगा जो आपने कहा है कि मोहब्बत का एक दौर फिर से वापस आएगा? वो कैसे आएगा? क्योंकि भाषा तो डे बाई डे खराब होती जा रही है, नफरत जो होती है डेली। अच्छा एक बात बताइए आप, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे कायम थे, मुगल हिंदुस्तान पे कायम थे जी, तब भी ऐसी बैठ के चर्चा होती होगी, कैमरे नहीं होते होंगे, चर्चा होती होगी, तो फिर उस समय भी लोग कहते होंगे कि फिर ऐसा कैसे होगा? मानो कि हम गुलामी के दौर पे फिर से चल रहे हैं। नहीं, मेरा सब जवाब तो सुन लीजिए। उस समय भी लोग यही कहते होंगे कि यार कैसे आएगा, कैसे बदलाव होगा, चीज़ें कैसे। मेरा पॉइंट ये है कि संविधान पे चलना और संविधान को मानना आज के
आज के समय के अनुरूप दो अलग अलग चीज़ें, जी। संविधान पे चलना और संविधान को मानना। सरकार कहीं ना कहीं संविधान पे चल रही है, संविधान को उसे मानने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में जब ये बेबाक चर्चा है ना, ऐसी स्थिति तो में आप मेरे अपने निजी वाक्य हैं ये, मेरे अपने निजी वाक्य हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ा मजबूत संविधान हमें लेके गए, बड़ा मजबूत संविधान लेके गए, चाह के भी आदमी 19-20 नहीं उसे कर पा रहा। मैं इस बात पे एक बात करता हूँ, तब देश में ना तो एजुकेशन इतनी प्रबल थी, ठीक है, ना देश के हालात थे और ना कोई चीज़ें हुआ करती थी। आज सब कुछ है, आदमी चांद पर जाने के ख्वाब देख रहा है, ठीक है, और आज आदमी उस संविधान पे तर्क वितर्क तो नहीं कर रहा है, कुतर्क कर दे रहा है, ठीक है, कुतर्क तो कर दे रहा है। लेकिन आप ये मानिए कि कितने पावरफुल और कितने मतलब बुद्धिजीवी वो लोग रहे होंगे जो उन्होंने आज से 80 साल पहले ये सब चीज़ें लिख दी हैं और आज भी उस चीज़ पर स्टैंड है, कायम है। और आज एक गली में खड़ा एक व्यक्ति, एक नेता उस मामले के लिए बयान दे देता है, कुछ भी कह देता है, तो कितना मतलब इस मामले को कितनी सरकार को नहीं चाहिए कि इन सब चीज़ों को संजीदगी से ले और फिर माहौल को खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो देखिए सत्ता पक्ष, मैं कोई ऐसा सक्रिय राजनीति का व्यक्ति तो हूँ नहीं जो मैं इसका जवाब दूं, बट मैं आपसे इतना कहूँगा कि ये जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला है, उनको इसका विपक्ष कहाँ रह गया? विपक्ष दिखाई देता कहीं आपको? आजकल तो दिखाई दे रहा, मोहब्बत की दुकान कहीं ना कहीं चलती हुई दिख रही, तो आजकल तो दिख रहा है कुछ, शायद वहाँ भी गर्मा गर्मी काफ़ी है दिल्ली में। तो दिल्ली के अलावा विपक्ष दिखाई कहाँ देता है? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँ, आपने जिस संविधान की बात करी, संविधान का यह है कि जो चुनाव होते हैं, जो अभी गांव की सरकार के चुनाव हो रहे थे, संविधान वाली बात बता दूं, ठीक है, बेताल घाट में गोलियां चल जाती है, नैनीताल में विधायकों पे थप्पड़ पड़ जाते हैं, छातों से मारा जाता है, उम्मीदवार उठा दिए जा रहे हैं पुलिस के सामने, कहाँ रह गया? फिर कोर्ट केवल फटकार लगाता है, कोर्ट निंदा करता है, ये सब चीज़ें रह गई। ये भी तो चीज़ें संविधान के आड़ ही आ रही हैं। चिंतन का विषय है, हाँ, चिंतन का विषय है और गंभीर विषय है। और जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम करने की उनको ज़रूरत है। बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है, मगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 हुआ है, कई सारी दिक्कतें भी रही हैं, पर सब चीज़ें ठीक होंगी, समय आएगा, ऐसी उम्मीद है। हाँ, बड़ा खूबसूरत हमारा देश है, बड़ा खूबसूरत इसका संविधान है। मैं कुछ एक बात मेरी अधूरी रह गई, मैं कुछ कहना चाह रहा था कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने 2 लाइनें कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मौजूदा समय की भाजपा सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, पता नहीं क्या इनकी मजबूरी है या ये क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो सरकार की एक बहुत सारी परेशानियाँ और दिक्कतें भी होती हैं कि चाह के भी शिक्षा का बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और अब तो अति हो गई, अब तो मैं आपको करंट स्थिति बता रहा हूँ कि शायद 5-6 हज़ार स्कूल तो शायद 5,000 यूपी में हुए, 1458 स्कूल उत्तराखंड में बंद हुए हैं। 1458। आप बताइए कि आप किस दिशा में ले जा रहे हैं शिक्षा का बजट, आप बढ़ा नहीं रहे, स्कूल बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमें ना, मैं हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि आप लोगों को पढ़ाने की बजाय उनको अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। प्राइवेट वो पढ़ नहीं सकते, उनके हालात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को आप जो है वो 2 वक्त का अनाज दे रहे हैं, उनके पास खाने का अनाज नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ा कैसे लेंगे प्राइवेट स्कूल में? बड़ा सवाल। तो आपको उसको जो स्कूल आपको बढ़ाने चाहिए थे, जहां आपको स्कूलों की तादाद बढ़ानी थी, शिक्षकों की भर्ती करनी थी, वहां आपने स्कूल बंद कर दिए। तो आप क्या देश को बिल्कुल अनपढ़ रखना चाहते हैं? ये मेरा दर्द है एक भारतीय होने के नाते। बिल्कुल तो ये इसमें जो है संजीदा, और सुनो, इसमें मैं देखिए, सरकार अगर कहीं सरकार का कहीं कोई गलत कदम है तो एक जीवंत समाज का ये कार्य होना चाहिए कि वो सरकार का कदम सही करे कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का मौजूदा समय में सरकार का सही कदम पे बात उठाने का मतलब तो देश नहीं, ये आप इसको मजाक समझ रहे हैं कि 5,000 स्कूल वहाँ बंद हो गए, 1800 स्कूल यहाँ बंद हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस 5,000 स्कूल का मतलब आप समझते हैं कि वो कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे? मुकीम भाई, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, अगर इस जगह का कोई स्कूल केवल इसलिए बंद कर दिया गया कि यहाँ 50 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दूसरे बच्चे यहाँ कैसे आएंगे जब यहीं के बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे? तो वाक्य पूरा कर लो जी भाई, आप
ये तो रीजन देंगे कि 5000 स्कूल आपने किस वजह से बंद किए। उनका तो कहना ये वो है कि जो बच्चे कम है। बच्चे कम हैं तो क्या कम होने का मतलब ये है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देंगे आप? वो ये कह रहे हैं कि हम स्कूल कोलैप्स करेंगे आपस में। अच्छा, अगर बच्चे कम हैं तो वो जो तुम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हो, हैं, जो 80 करोड़ लोगों को आप जो राशन दे रहे हैं, तो वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने? आप और हम सिटी में बैठे हैं सर जी। तो हम यहाँ आपको अमूमन स्कूल के महान दिखते हैं, बहुत सारे स्कूल दिखते हैं, प्राइवेट स्कूल भी सस्ते भी दिखते हैं। आप अगर थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे, देहात एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की वो जो है ना, एक बच्चा जो है अगर उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो कितना सफ़र करके अपने स्कूल तक पहुँचता है। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत जो एक जीवंत समाज में इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो बचना चाहिए। शिक्षा का बजट सरकार को बढ़ाना चाहिए और शिक्षा पे जोर देना चाहिए। अगर देश शिक्षित होगा तभी वो प्रगति के रास्ते पे चलेगा। अगर देश शिक्षित नहीं होगा तो देश के हालात नहीं बदल पाएंगे, ये बात तय है। आप ये देखिए कि हमारा जस्ट पड़ोसी है चीन, उसने अपने यहाँ 0% गरीबी कर दी। एक गरीब आदमी पूरे चाइना में नहीं मिलता, जबकि पॉपुलेशन हमारे बराबर है उसकी। एक भी आदमी वहाँ गरीब नहीं मिलता। उसने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, वो विकसित देश हो गया। आज अमेरिका को फाइट दे दिया। हम उसके जस्ट पड़ोसी हैं। हम इसी उसमें लगे हुए हैं कि हम यार इसने मुझे क्या कह दिया, इसने इसे क्या कह दिया। आज पूरी सारी दुनिया में कहीं धर्म के आधार पे कोई दंगे फसाद आप देख रहे हैं? सारी दुनिया में कोई एक देश का नाम बताइए उंगली पे, किसी देश में धर्म के आधार पे कोई अग्रसर राजनीति हो रही हो या कोई दंगे फसाद हो रहे हो। किसी एक देश का नाम आप बताइए धर्म के आधार पे किसी देश में कोई झगड़ा चल रहा हो। किसी देश में नहीं है। और जितने विकसित देश हैं उनमें तो कतई नहीं है। वहाँ तो मतलब ही नहीं कि आदमी में कोई भेदभाव हो जा, गोरे काले में, किस में सफ़ेद में, किसी में कोई भेदभाव हो जा, किसी पे धर्म के आधार पर हो जा, मतलब ही नहीं है। विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है? तो इन सब चीज़ों से हट के हमें शिक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देश को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आप ये समझिए कि अभी हम चीन से बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी नए काम होने की ज़रूरत है। सरकार को संजीदा होकर शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। और अगर प्राइवेट स्कूल बंद किए हैं तो सरकारी स्कूल जो बंद किए हैं, इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बंद हुए हैं, अगर वो बंद किए हैं और वाकई उसमें बच्चों की संख्या कम थी तो उसके लिए कोई नया प्लान बनाया जाए। बच्चों को बजाय स्कूल बंद करने का नया प्लान बनाया जाए जिससे कि बच्चे जो हैं वो शिक्षित हों। अभी क्या है कि पिछले दिनों बड़ा प्रेरित, क्योंकि हम जो है आपको बताएं, पुराना हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। मेरे फादर डॉक्टर थे और हम मेरे फादर की नरेंद्र तिवारी जी से बड़ी करीबी थी। अभी फ़िलहाल में दिल्ली की सरकार में, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया दिल्ली के अंदर, वो पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। जो शिक्षा पे उन्होंने काम किया, जो चिकित्सा पे काम किया उन्होंने, उनके मोहल्ला क्लिनिक बड़े जो है सारी दुनिया में प्रचलित हुए और बड़ा विख्यात हुए। तो उस तरीके की स्कीमें, उस तरीके के प्लान जो है सारे देश में बनने चाहिए। ये मेरा पॉइंट है और इस पर सरकार को संजीदा होकर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल वाजिब सवाल है। खासी लंबी बात हो गई है, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया। जी, मैं आपने इतना वक्त दे दिया सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। भी तो साथियों में मेरे साथ थे मुकीम कुरैशी जी, और जो खासा नाराज़ इस बात से भी दिखे एजुकेशन सिस्टम से, और ये एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश का, और जिस पर मुझे लगता है कि सिर्फ विपक्षी दलों को ही नहीं, आम आदमी को खुद से भी इस मामले पर सरकार से सवाल जवाब और तल्खियाँ पेश करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक क्षेत्र में स्कूल को केवल इसलिए बंद कर दिया जाता है कि वहाँ स्कूल में छात्रों की संख्या कम है और उस स्कूल को बंद करके दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया, तो आप इस सवाल का जवाब यूँ मेरे से सुन सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने ही गांव में पढ़ने नहीं आ रहा है तो दूसरे गांव के किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए कैसे जाएगा। ये बिल्कुल तर्क जो सरकार का है न्याय संगत नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए थी। मुकीम कुरैशी का एक दर्द ये भी था कि आज़ादी की लड़ाई में इतना लंबा चौड़ा इतिहास रखने के बाद मुस्लिम समुदाय को आज इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। और वो लोग जिनका, मुकीम कुरैशी जी का कहना है कि जिनका आज़ादी की लड़ाई में 1% भी हिस्सा नहीं है, वो हमसे देशभक्ति की बातें ना ही करें,
तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल सारे वाजिब हैं। मैं फिर वही कहता हूँ कि लगातार लोग जब इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान एक कौमी गुलदस्ते का देश है, तो उस कौमी गुलदस्ते में हर जाति धर्म आता है, बराबर है, सबका बराबर का हिस्सेदार है। केवल इतिहास को खंगाला ना जाए, इतिहास को पढ़ा जाए बढ़िया करके, और उसके बाद आने वाले भविष्य के लिए काम किया जाए। हर सरकार को इस चीज़ पे करना चाहिए, ना कि गाड़ी उल्टे ढलान पर चले। मैं लगातार से ये बातें हम भी कहते हुए हैं। जिस गांव से मैं आया हूँ, हमारे गांव से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमने कभी इस चीज़ों को सुना नहीं था। हमारा एक दोस्त होता था जो बचपन में हमारे साथ, मुकीम भाई, हमारे गांव की जब पहली बार हमने रामलीला कराई, उस रामलीला में उसने रोल किया। उसने हमारे यहाँ के मंदिर में एक किरदार अदा किया था बहुत अच्छा। और लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि शायद वो भी हमसे कटते हैं और हम भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इसका जीता जागता परिणाम देश की बदलती हुई राजनीति की परिपाटी है, जो आज मंचों से इस तरीके के बयान दे देती हैं, जिसके बाद ये लाइनें और गाढ़ी होती चली आई है। यह हाथ हम दोनों को बढ़ाना है, यह हाथ एक तो मुझे एक बात याद आ गई, एक लाइन की। मेरे एक दोस्त हैं, गांधी कॉलोनी में रहते हैं, कांग्रेस के नेता है साजिद खां जी। तो वो यहाँ रामपुरे में रामलीला होती है, तो वो बहुत अरसे से रावण का रोल करते थे वहाँ जी, साजिद खां। सुनिए, 2014 के बाद वो उनका रोल भी ख़त्म हो गया है। तो इसमें जो है, ये जो दूरियाँ है, ये इसके लिए एक जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और उसको भी अपना रोल जो है वो तय करना होगा कि वो किस तरीके से देश को संभालती है, देश की दशा और दिशा को संभालती है। उसको भी एक पत्रकारिता को भी अपने तरीके से, क्योंकि मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे संजीदा होकर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पत्रकार बंधुओं को भी है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को हम 2 टाइम का खाना खिला सकते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम शिक्षित नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात मुझे कोई लगती नहीं यार। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरे चैनल पे लाइव देख सकते हैं। बहुत छोटी सी बच्ची ने, 2nd क्लास की बच्ची ने आज ये कहा है कि हमारे घर के आगे पानी भर जा रहा है अंकल, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। इससे बड़ी और शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये शहर के सारे तमाम नेताओं पर सवाल है। उस छोटी सी एक बच्ची का, अगर उस बच्ची का दर्द यह है कि उसकी गली में पानी भर गया है, उसकी गली तक गाड़ी नहीं आ पा रही और वो गली से बाहर नहीं जा पा रही स्कूल पढ़ाने के लिए, तो ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आखिरकार बनती किसकी है? नेता उलूल जुलूल बयान दे देते हैं। आज मैंने कहा है, गली की भाषा सदन तक चली गई है। नेताओं के बयानों का असर ये होता है कि धीरे धीरे करके गली में माहौल ख़राब हो जाता है, देश का माहौल ख़राब जा रहा है। और एक वक्तव्य है जो लगातार हम हर पिछले कुछ सालों से, मैं कहूं कि लाल किले से सुनते आए हैं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मेरे आज 140 करोड़ देशवासियों, फिर 140 करोड़ देशवासियों में क्या वो धर्म भी आता है या नहीं आता है, ये चीज़ क्लियर करनी एक बड़ा सवाल है। मैं ये कहता हूँ, जो ये लाइन बड़ी खिंच गई है, इस लाइन पर हम दोनों को बराबर काम करने की आवश्यकता है। मुकीम भाई, एक हाथ आपकी तरफ से बढ़े और एक हाथ हमारी तरफ से बढ़े, ताकि हम इस देश को सही दिशा में, सही जगह ले जा पाएँ। बिल्कुल। तो साथियों थे मेरे साथ मुकीम कुरैशी। खासी लंबी बात हो गई है और अब मैं चाहूँगा यहाँ से विदा लें। एक बार फिर किसी और टॉपिक पर आपके साथ बैठेंगे। और मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ, एक बार उज्जवल से कहूँगा कि मुझे वो दे दें। एक चीज़ है जो बतौर गिफ्ट के तौर पर मुकीम कुरैशी के द्वारा मुझे दी गई है। उज्जवल से कहूँगा एक बार जूम करके दिखा दे। ये एक श्रीमद् भागवत गीता है। मेरे इस समय रोंगटे खड़े हो गए हैं इस बात को देखकर। और मुकीम कुरैशी की अभी मैं लाइब्रेरी पर देख कर आया हूँ कि इतनी सारी हिंदी किताबें और धार्मिक किताबें उनके यहाँ रखी गई है। और मैं खासा फैन हो गया हूँ। इसके लिए धन्यवाद मुकीम भाई आपका, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू। फिर किसी और टॉपिक पर आपके साथ रूबरू होंगे। वेलकम आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्दी डिस्कशन था ये। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा ऐसी ही चर्चाओं के लिए। फिर किसी और शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। मैं अनिल रावत, मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मैं अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ, धन्यवाद।